प्रिज्म क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि प्रिज्म किससे कहेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो प्रिज्म तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, साइंस की लैब में देखा होगा या तो फिजिक्स लैब में देखा होगा। तो इस तरह से दिखाई देता है हमको प्रिज्म, जैसे कि ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक, और ऐसे ही यहाँ एक ट्रायंगल हो गया, और ऐसे लगभग सबने प्रिज्म देखा होगा। यहाँ से यहाँ लगा दिया, ये लगा दिया, फिर ये ऐसे ही देखो ना प्रिज्म। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही प्रिज्म होता है जो हम देखते हैं। अब प्रिज्म क्या होता है, इट्स होमोजीनियस rectangular surface, or we can say of two surface which are inclined by an angle। इस तरह का रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, दो सरफेस होते हैं जो एक एंगल से जुड़े हुए रहते हैं और होमोजेनियस रहते हैं, मतलब कि ये जो पूरा मटेरियल इसमें रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और मेन बात रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। कैसा होता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि जब लाइट को आप यहां से एंटर करोगे तो वो यहां से बाहर आएगी, इस तरह से वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। और ये साइड जो आपको दिख रही है एक सरफेस हुआ, और ये जो दूसरी साइड है ये दो सरफेस हुआ, और ये जो दिख रहा है आपको ये है आपका बेस। समझ आ रहा है, ये तीनों साइड बराबर जैसा होता है तो आप किसी को भी एक को बेस बना सकते हो। ये हुआ आपका बेस, ये हुआ प्रिज्म समझने के लिए। अब मेन बात है, प्रिज्म हमने देखा है, समझा है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है इंक्लाइंड बाय एन एंगल। इंक्लाइंड बाय एन एंगल, अब इंक्लाइंड बाय एन एंगल इसको क्यों सबसे ज्यादा जरूरी बोला जाता है कि जो इंक्लाइंड बाय एन एंगल होता है वही आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ही जरूरी साबित होता है। मतलब ये वाला एंगल, समझ में आ रहा है, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, और उसको हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। बहुत जरूरी है, आगे जाकर आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल करने में इसकी बहुत ही जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ए बात है। अब दूसरा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना भी हो सकता है, मतलब मान लो कि यहाँ ये 30 है, यहाँ ये 45 है, ये 60 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म किससे बोलेंगे ये समझना जरूरी है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म किससे बोलेंगे कि जिस एंगल से दो सरफेस, ऐसे दो सरफेस ऐसे जुड़े हुए हो, उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ में? अब मेन बात है, फिजिक्स में हम देखेंगे डेरिवेशन जरूरी होता है, तो प्रिज्म का भी एक डेरिवेशन है, और किस तरह से नीट और जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से एंगल ऑफ प्रिज्म, या तो उसका डेरिवेशन या तो कोई और चीज हमको यहाँ से पता चलती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा प्रिज्म ले लेते हैं और उसका सिर्फ फ्रंट साइड, एक ही साइड हम लेंगे। ये हो गया हमारा प्रिज्म, ठीक है। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ठीक है। अब ये है बेस। मान लो कि कोई एक इंसिडेंट रे यहां पर पहुंची,
इंसिडेंट रे। तो अब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका मतलब क्या हुआ, लाइट इस सरफेस के अंदर जा सकती है। रिफ्रैक्टिंग, नॉट रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और कोई भी लाइट अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, मतलब जहां से लाइट पास हो सके ऐसे सरफेस पे अगर डाली जाए तो यहां से वो क्या होगी, नॉर्मल से बेंड होगी। क्या होगी, नॉर्मल से बेंड होगी। तो मान लो कि ये सरफेस के लिए ये लाइन, ये है हमारा नॉर्मल, समझ, ये है नॉर्मल। अब नॉर्मल पे क्या होगी, बेंड होगी। कैसे, अब इसके बाहर का ये मीडियम कौन सा है, एयर है, इधर भी कौन सा मीडियम है, एयर है। तो यहाँ ये ग्लास, अगर ये ग्लास का प्रिज्म है तो ग्लास का मीडियम बनेगा। तो इसका ये हुआ हमारा डेंसर मीडियम। क्या हुआ, डेंसर मीडियम। जबकि यहाँ पर एयर मतलब कौन सा होगा, रेरर मीडियम। समझ रहे हो बेटा, ये हुआ रेरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो रेरर टू डेंसर, रेरर टू डेंसर क्या होगा बेटा, रेरर टू डेंसर मतलब हुआ कि लाइट जो है टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी लाइट, ठीक है, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, मतलब लाइट ऐसे बेंड हो गई। समझ में आ रहा है। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल हुआ, इंसिडेंट एंगल आई। यहाँ नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में हुआ ये एंगल आर। आर को हम लिख देते हैं R1, बाद में समझाइए क्यों R1 लिखा है। अब ये लाइट यहाँ पास आउट हो गई, ट्रैवल करने लगी प्रिज्म के अंदर, समझ आ रहा है बेटा। और अब ये दूसरे सरफेस पे पहुंच गई है। जब ये दूसरे सरफेस पे पहुंचेगी तो फिर से ये भी कैसा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये भी अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो फिर से लाइट क्या होगी, इस सरफेस के उस पार निकल जाएगी, मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर रिफ्रैक्शन होगा तो यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ होगा, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये सरफेस है, सरफेस का ऐसे नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 के एंगल पे, समझ गया। तो अब ये डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर, अगर लाइट जाती है तो सीधी ऐसे जानी चाहिए, ठीक, लेकिन क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर डेंसर से रेरर जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट इस तरह से निकल जाएगी। और यहां जो एंगल बना, ये एंगल इसे बोलेंगे ई। क्या बोलेंगे, ई, मतलब ये हुई हमारी इमर्जेंस लाइन, इमर्जेंस रे। ये हुई हमारी इंसिडेंट रे। क्या हुई, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे में कौन सा एंगल बना, इंसिडेंट एंगल। तो इमर्जेंस रे में कौन सा एंगल बनेगा, इमर्जेंस एंगल। समझ में आ रहा है। यहां तक, यहां लाइट यहां से आई, पहले सरफेस पे लगी, नॉर्मल से मुड़ गई, रेरर से डेंसर था तो टुवर्ड द नॉर्मल, फिर यहां अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह की पूरी घटना हुई, मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। लाइट यहां से आई थी और यहां निकल गई। और यही प्रिज्म का मेन पार्ट होता है, यही प्रिज्म का मेन पार्ट होता है, मेन काम होता है कि कोई एक लाइट को आप एक सरफेस से डालोगे तो दूसरे सरफेस पे निकलेगी, लेकिन कैसे निकलेगी, मुड़ के, मतलब थोड़ी बेंड होके आगे निकलेगी। और इसी के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है। यहां से अगर व्हाइट रेज डाल रहे हो तो कुछ स्पेसिफिक एंगल से डालेंगे तो यहाँ पर आपको रिबियो मतलब 7 कलर्स दिखेंगे। अगर यहाँ से लाइट डाल रहे हो तो यहाँ 7 कलर्स दिखेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हम प्रिज्म से पढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है बेटा। और दूसरी बात, अब प्रिज्म की ये लाइट का रिफ्लेक्शन वाला सिस्टम समझ में आ गया है तो यहाँ इंसिडेंट रे हमें पता रहता है, लेकिन ई एंगल ऑफ इमर्जेंस ये हमें पता नहीं रहता है। इंसिडेंट एंगल पता होता है, ये नहीं पता होता है, तो इसको ढूंढना पड़ता है। तो कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे
कि ये कितना होगा। जनरली प्रिज्म के जब क्वेश्चन नीट और जेडब्ल्यू में आते हैं तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है ये फाइंड आउट करना रहता है, और दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन कितना है ये फाइंड आउट। डेविएशन क्या है? डेविएशन का मतलब अपना जो मेन रास्ता था उस रास्ते से लाइट कितनी भटक गई, समझा? मेन रास्ता उसका क्या था? ये। अब ये रास्ते से वो कितनी भटक गई, ये तो कितनी भटकी है यहां से यहां तक, ये हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? चलो ये जो है इसको थोड़ा आप एक्सटेंड कर दो, ये रेस को भी थोड़ी आप एक्सटेंड कर दो, तो यहां पर आपको ये R1 है, तो अगर यहां से ऐसे लाइट डाली होती तो यहाँ ये R1 बनता, तो इसको हम ले लेते हैं R2, R1 R2। मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का अगर फॉर्मूला लगाए हम, या तो लाइट अपने पाथ पे रिवर्स हो सकती है, इस चीज को देखा जाए तो यहाँ से अगर लाइट को डालेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्टिव एंगल बनेगा, तो मतलब दोनों सरफेस के ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग एंगल है। ये फर्स्ट सरफेस का, ये सेकंड सरफेस का, इसलिए इसको R1 दिया और इसको R2 दिया। समझ में आ रहा है? अब यहां से अगर देखा जाए ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, अब यहाँ ये एंगल हुआ 90, यहाँ पर भी एंगल कितना हुआ? 90। नॉर्मल कितने एंगल पे होता है? 90 के एंगल पे। ओके, अब यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये उसका मेन पाथ है। अगर इसका भी मेन पाथ ऐसे अगर लिया जाए तो इस तरह से मिलेगा आपको। मेन पाथ अगर इसका लिया जाए तो इस तरह से मिलेगा मेन पाथ। तो ये जो एंगल बना ये है डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। और ये ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। समझ आ रहा है बेटा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे समझेंगे? अब यहां देखो बेटा, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? आई। और उसके एग्जैक्ट सामने ये एंगल कितना होगा? आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मतलब यहां अगर देखा जाए तो ये यहां कितना एंगल बनेगा? ये आई, ये भी आई। अगर ये आई में से R1 को निकाल दे तो ये एंगल बनेगा I माइनस R1। समझ आ रहा है बेटा? ये एंगल कितना बनेगा? मतलब अगर ऐसे देखा जाए कि ये है हमारा और ये यहां प्रिज्म, ये एंगल हुआ I, और यहाँ पर उसका मेन पाथ अगर लिया जाए और ये लाइट यहाँ से क्या हुई है? ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है और ये नॉर्मल है, तो ये हुआ R1 और ये एंगल ये I है। मतलब अगर वर्टिकली अपोजिट देखा जाए तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? सेम। तो I और ये R1, तो ये हुआ I माइनस R1। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा? अगर ये एंगल देखा जाए तो ये पूरा एंगल है, ये दोनों क्या हो जाएगी? सेम। तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे हम? E माइनस R2। क्या कहेंगे? E माइनस R2। समझ आ रहा है बेटा? E माइनस R2। अगर ये एंगल डेल्टा निकालना है तो डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कितना मुड़ा है ये निकालना है। तो ये क्या है? अगर ये ट्रायंगल देखा जाए, देखो यहां से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखा जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया बेटा। कौन सा हुआ? एक्सटीरियर एंगल। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो यहां एक इंटीरियर एंगल है I माइनस R1 प्लस दूसरा क्या है? E माइनस R2। समझ आ रहा है बेटा? अब यहां देखा जाए तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? I
प्लस ई माइनस R1 और ये माइनस R2। अगर इसको देखो तो I प्लस ई, आई प्लस ई माइनस को कॉमन ले लो आप तो R1 प्लस R2, ये हुआ बेटा हमारा डेल्टा डी का फॉर्मूला एक। अब R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या होगा? R1 प्लस R2 ये आप देखो यहां से लेके यहां और यहां से लेके यहां, ये क्या हुआ? क्वाड्रिलेटर हुआ बेटा। मतलब यहां देखो बेटा एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, यहाँ है R1, यहाँ है R2, ठीक है, और यहाँ एक एंगल बन रहा है ये नीचे, इसको सपोज मान ले नाम दे A, यहाँ B, A ऊपर दिया हुआ है तो B C और ये D एंगल ले लें तो A बनेगा एंगल B C D। अगर इसके साथ देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल रहेंगे वो हमेशा इक्वल रहेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है और ये जो एंगल है उन दोनों का सम जो रहेगा, उन दोनों का सम कितना रहेगा? 180। अपोजिट एंगल मतलब एंगल A प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब एंगल प्लस BDC इज इक्वल टू 180, अगर BDC को हम सब्जेक्ट बनाए तो 180 एज इट इज, R1 इधर जाएगा तो माइनस R1, ये माइनस R2, ये हो बेटा। अब ये BDC की जो वैल्यू आई ये यहाँ रखनी है, एंगल A प्लस 180 माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या है? 180। अब 180 यहाँ पर भी है, इधर जाएगा पूरा तो एंगल A इज इक्वल टू 180, इधर जाएगा तो माइनस 180, इधर प्लस R1 और इधर जाएगा तो प्लस R2। मतलब हमें क्या मिला? 180 180 कट हुआ, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये मिला हमें। एक इक्वेशन इसको बहुत जल्दी याद कर लेना है कि अब ये यहाँ पुट आउट होगा, मतलब ये होगा हमारे पास की एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू हम यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू क्या हुआ? I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 क्या है? एंगल ए। ये आपको डेविएशन का एंगल मिल गया और ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर हमेशा नीट JEE और गुजकेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से बेटा फिर से आप देख लो, डेविएशन मतलब एंगल डेल्टा एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या है? I माइनस R1 मतलब ये वाला, और दूसरा है E माइनस R2 मतलब ये वाला, E माइनस R2 प्लस, अब यहाँ I प्लस है, E प्लस है, माइनस R1 माइनस R2, I प्लस E एक साइड लिया, माइनस कॉमन लिया, R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू कैसे चेंज होती है? यहाँ देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है कुछ छोटा सा नीचे, R1 R2 और ये एंगल CDB या तो BDC। अब क्वाड्रिलेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो साम सामने के जो एंगल रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? उनका सम 180 लेना है। मतलब एंगल A प्लस अपोजिट एंगल BDC इज इक्वल टू 180। अब ये BDC की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो ये ट्राइंगल लिया हमने जिसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। मतलब R1 प्लस R2 प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180। अब 180 में से BDC को अगर सब्जेक्ट बनाया जाए तो BDC इज इक्वल टू 180, ये इधर माइनस R1 माइनस R2। अगर ये पूरी जो इक्वेशन है इसको आप यहाँ रखो तो क्या आएगा? एंगल A
प्लस BDC के बदले ये वैल्यू यहाँ रख दी और ये पूरा इधर ले गए, तो हमको ये एक इक्वेशन मिला जिसको हम यहाँ पुट आउट कर सकते हैं, और ये R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होगा, ए, जो हमने यहाँ लिख लिया। इसको लिख लो, आप नोट डाउन कर दो, और अगले लेक्चर में हम इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी बेटा लिख दो इसे।